एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल एंड फॉर अ होल बॉडी, एक बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, एंटायर बॉडी के लिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है इट इज गिवन बाय आई ओमेगा। ठीक है, तो ये सब हमने करा था। कमलेश से स्टार्ट करना है क्या? कमलेश सर है? हाँ सर, ऑन कर दीजिए। हाँ सर, स्टार्ट कर सकते हैं सर। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर, if you remember last time we discussed angular momentum डिस्कस किया था, राइट? एंगुलर मोमेंटम। टुडे हम लोग दूसरा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, you can put this heading, law of conservation of angular momentum। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है? दिस लॉ सेज दैट इफ यू आर हैविंग अ पर्टिकुलर बॉडी, मैं लॉ समझा देता हूँ। ठीक, अगर ये एक पर्टिकुलर बॉडी है, ठीक है, और ये पर्टिकुलर बॉडी रोटेट कर रही है, इट्स रोटेटिंग। यहाँ पे एक बॉडी हम लोग ले सकते हैं, हो सकता है ये दो बॉडीज का कंबाइन करके एक सिस्टम ले लिया मैंने, ये सिस्टम भी हो सकता है, मे बी कंसिस्टिंग ऑफ टू बॉडीज, या इसके अंदर हो सकता है कि ये जो मैंने बॉडी लिया है इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्टिकल है। यू कैन टेक वन पार्टिकल, यू कैन टेक वन बॉडी, यू कैन टेक कलेक्शन ऑफ बॉडीज एंड कॉल इट एज अ सिस्टम। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन सपोज ये जो सिस्टम है या जो भी है इसका एंगुलर मोमेंटम है L, इट इज हैविंग एन एंगुलर मोमेंटम L। ठीक है, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेज दैट if you do not apply any torque on this body, अगर आपने इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगाया, एक्सटर्नल टॉर्क आई एम टॉकिंग, if you do not apply any external torque on this body, अगर इसके ऊपर आपने कोई बाहर से टॉर्क नहीं लगाया, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा, in absence of torque the angular momentum remains constant। in absence of torque angular momentum remain constant। ये ऑब्वियसली हम लोग आगे चल के प्रूफ भी करेंगे और इसका एग्जांपल्स भी देखेंगे, बट ये फैक्ट है कि अगर किसी बॉडी पे टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अब काफी सारे स्टूडेंट को ये पूरा जो लॉ मैंने बताया वो न्यू लग रहा होगा कि इससे जो न्यू चीज है हमने पहली बार देखी है। देखो फिजिक्स में ना, अगर आपने एक बार फिजिक्स को पकड़ लिया कि कैसे करना है, हर जगह आपको सेम सेम चीजें ही बार बार मिलेंगी। तो बेसिक आइडिया मिल गया ना फिजिक्स का कि क्या होता है फिजिक्स, तो कैसे डील करते हैं, तो हर जगह आपको एक जैसी चीजें दिखेंगी। अब आप बोलेंगे ये सर ये लॉ तो एकदम न्यू है, हमने फर्स्ट टाइम सुना है। ठीक है, एग्री। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, 11th में था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके कुछ एग्जाम्पल थे, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट, ये सब उसके एग्जाम्पल्स थे, याद है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। 11th में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या आप में से किसी को अभी याद है क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम याद है किसी को? यू कैन ओपन योर माइक एंड टेल मी। सर याद है व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? सर स्टेटमेंट मैं ऐसा एक्सप्लेन कर सकता हूँ? हाँ एक्सप्लेन करो, स्टेटमेंट नहीं चाहिए। हाँ सर, अगर क्या बोलते एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब वो एब्सेंस है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आपका नाम क्या है? फैजान खान। ओके, सी अभी ये स्टूडेंट ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। ठीक है, अब एक स्टूडेंट आपने सुना होगा सबने, क्या बोला इसने पता है? इसने बोला कि अगर एक सिस्टम है या एक बॉडी है उस पे एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, फोर्स, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ये ट्रांसलेशन मोशन की बात हो गई। अगर किसी बॉडी पे फोर्स जीरो है तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब यहाँ पे फोर्स की जगह टॉर्क आ गया, अगर टॉर्क जीरो है, और लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आ गया, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। कहाँ अलग है?
बिल्कुल सिंपल है, अगर आपको लीनियर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन पता है तो एंगुलर मोमेंटम का भी सेम है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सेज इफ फोर्स इज 0 ऑन अ बॉडी, लीनियर मोमेंटम p रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर f का रोल टॉर्क प्ले कर रहा है, अगर टॉर्क 0 है, ये लीनियर मोमेंटम का रोल एंगुलर मोमेंटम प्ले करेगा, एंगुलर मोमेंटम इज l रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट को ये पता है तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ कुछ अलग नहीं है, सेम ही है। इसलिए मैंने कहा फिजिक्स एक जैसा ही होता है हर जगह। आपने अगर एक बार इसको समझ लिया ना चीज को, बार बार आपको वैसी चीजें बार बार मिलती रहेंगी, बस आपको पहचानना है, ठीक है। और वो तभी होता है जब आप सीरियसली फिजिक्स को थोड़ा पढ़ेंगे। अगर आपने, अब खाली एक स्टूडेंट ने मुझे बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पढ़ा है तो सबको गया था, एक को खाली याद है। यही है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो, हर चीज याद रहेगी। अगर 4-0 है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर टॉर्क 0 है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, इट्स अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इन शॉर्ट आप दिमाग में ऐसे रख सकते हो, फोर्स और टॉर्क, ये जो सब चीजें हैं ना, फोर्स एंड टॉर्क, ये सब मोमेंटम को चेंज करने के लिए लगते हैं। अगर फोर्स या टॉर्क 0 है तो मोमेंटम, कोई भी टाइप का मोमेंटम हो, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, सिंपल। मोमेंटम चेंज करने के लिए वी नीड टॉर्क और फोर्स, बिना फोर्स बिना टॉर्क के मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, सिंपल है। अब देखना, अगर एक हफ्ते के बाद पूछूंगा कुछ याद नहीं रहेगा, इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो एक साल के बाद भी याद रहेगा वो, ठीक है। तो याद रखो, टॉर्क अगर 0 है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थिंग, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं स्टेटमेंट दे देता हूं, राइट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ, राइट ऑन स्टेटमेंट। इफ external torque, if external torque acting on a system of particles, acting on system of particles is 0, then angular momentum of the system remain conserved, angular momentum of the system remain conserved, conserved मतलब constant। आई होप सबने लिख लिया ये, ठीक है। अब जो मैंने आपको अभी लॉ बताया, ठीक है, उसका मैं प्रूफ भी दे देता हूँ, गिविंग यू प्रूफ ऑफ दिस। प्रूफ बता देता हूँ इसका। अब देखो, इसको प्रूफ करने के दो मेथड्स हैं, वी कैन हैव टू मेथड्स। हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल लेके भी ये कर सकते हैं प्रूफ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंटायर बॉडी लेकर भी कर सकते हैं, ठीक है। आई विल टेल यू बोथ मेथड्स, फिर आपको जो ठीक लगे वो लिखना। सही, प्रूफ में स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट मेथड, those who remember angular momentum of a particle L bar, मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, angular momentum of a particle is given by R bar cross P bar, याद है ये? अब देखो, यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम की नीड नहीं है, यू आर नॉट सपोज टू ड्रॉ डायग्राम फॉर दिस, फिर भी आपके जस्ट नॉलेज के लिए, ताकि आपको विजुअलाइज हो, मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज ये जो मैंने लिखा है, इसके लिए एक डायग्राम बना लेता हूँ मैं। सपोज ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक सिंगल पार्टिकल है, ठीक है। इस पार्टिकल का सपोज ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ठीक है। जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना, वही p का भी डायरेक्शन होता है। p इज अ लीनियर मोमेंटम, p का डायरेक्शन और v का डायरेक्शन सेम होता है, तो ये p का डायरेक्शन हो गया, सही। और इस पार्टिकल का जो एक्सिस से डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है r बार, ठीक है। तो ये जो हमने वर्ड्स लिखे ना यहाँ पे, वो यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहे हैं, तो थोड़ा विजुअलाइजेशन आएगा ना। सुनो, सपोज आपने इस पार्टिकल के ऊपर टॉर्क लगा दिया, ये जो पार्टिकल है ना, आई अप्लाइड टॉर्क ऑन दिस पार्टिकल
तो टॉर्क लगाने से क्या होता है, इफ यू अप्लाई टॉर्क ना, ये P जो है, P लीनियर मोमेंटम, इट कैन चेंज। कि देखो अगर मैं टॉर्क लगाया मतलब एक्चुअली आपने फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर, फोर्स से लीनियर मोमेंटम P चेंज हो सकता है, इसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, P चेंज हो सकता है। व्हेन यू अप्लाई टॉर्क P मे चेंज। ये आर बार है ना, आर बार इज अ रेडियस वेक्टर, ऐसा कुछ आर बार जो है, आर बार भी चेंज हो सकता है टाइम के साथ, यूजुअली आर बार चेंज होता है। as time will pass, particle will move ahead, as the particle will move ahead, this r bar may change, r भी चेंज होगा, टॉर्क लगाने से p भी चेंज होगा, और r और p चेंज होंगे तो l भी चेंज होगा। That's why since all of them are changing, I can take derivative with respect to time. Take here derivative with respect to time. तो उसको हम लोग लिखते हैं differentiate with respect to time. Differentiate with respect to time. तो यहाँ पे differentiation लेंगे, it will be dl bar upon dt equal to dr bar upon dt cross p. देखो आपको यहाँ पे यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल लगाना है डेरिवेटिव्स का। यहाँ पे r का डेरिवेटिव लिया प्लस, अब मैं p का डेरिवेटिव लूंगा। See, here I take the derivative of r, here I took the derivative of p। ठीक है, ये देखो, अब ये dl by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। dl by dt को कुछ लिखना नहीं है, आप सेम लिखो, बट खाली आपको मीनिंग बता रहा हूँ। व्हाट इज dl by dt? इट्स अ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड है ये, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है, दैट इज dl by dt। अब देखो ये दिख रहा है dr bar by dt, dr bar मतलब चेंज इन दिस रेडियस वेक्टर डिवाइड बाय टाइम। dr bar by dt वेलोसिटी होता है पार्टिकल का, चेंज इन रेडियस वेक्टर बाय टाइम गिव्स वेलोसिटी। ये मैंने एक सर्कुलर मोशन में आपको बताया था, जब r बार एक रेडियस वेक्टर की तरह है ना, डेरिवेटिव ऑफ रेडियस वेक्टर dr bar by dt ऑलवेज गिव्स वेलोसिटी। जिनको ये डाउट है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, r बार is a radius vector but r bar is also the position vector of this particle। ये है change in position upon time, its velocity cross p plus r bar। या किसी को याद है ये dp upon dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हाँ, अमन कुमार आपका आंसर करेक्ट है। आकांक्षा यू आर करेक्ट, वेरी गुड। dp by dt, हाँ शेतेंद्र जिंदे करेक्ट है आपका। See, dp upon dt is a force। dp by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये फोर्स होता है। मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में कि आपने एक टॉर्क लगाया है, टॉर्क की वजह से ये p चेंज हुआ है ना? तो ये टॉर्क जो आपने लगाया था इसके ऊपर, टॉर्क कैसे लगाते हैं? बाय अप्लाइंग फोर्स। ये फोर्स आपको मिला है। अब देखो ये v क्रॉस p दिख रहा है, v क्रॉस p विल बी 0, क्योंकि v और p दोनों का डायरेक्शन सेम होता है ना? सी इफ आई सॉल्व दिस क्रॉस प्रोडक्ट v क्रॉस p विल बी vp sin थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे साइन डालते हैं ना, थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड p। v और p एक ही डायरेक्शन में होते हैं, p इज अ लीनियर मोमेंटम। क्योंकि v और p का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच में 0 एंगल होगी, इट विल बी साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 विल बी 0 ना। तो याद रखो p और v पैरेलल है, और पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो ये 0 आएगा, खाली r क्रॉस f बन गया। ये r बार क्रॉस फोर्स, r क्रॉस f विल बी द एक्चुअली टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। याद है ना, r क्रॉस f टॉर्क होता है, सो इट इज टॉर्क। सो फॉर्मूला क्या रही है? dl अपॉन dt इज इक्वल टू टॉर्क। यहां तक समझ के लो पहले। So what we are getting finally? dl by dt is equal to torque। ये एक्सप्रेशन आ रहा है, देखो गॉट दिस। यहां तक फिनिश करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जस्ट नाउ इट्स वन लास्ट स्टेप इज देयर, फिनिश अप टू दिस। दिस इज अ रीजन फॉर दिस 0।
अब रीजन ऐसा लिख सकते हो कि सिंस v बार एंड p बार आर पैरेलल वेक्टर्स, v और p का डायरेक्शन सेम ही होता है, दे आर पैरेलल। ठीक है, finished. So what formula we got? We got that dl bar by dt is equal to torque. ये फॉर्मूला हमको मिली, ये हमने पार्टिकल के लिए प्रूफ की है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला भी न्यू है, मतलब ये भी आपके लिए न्यू फॉर्मूला है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं कि अभी डेरिवेशन लिख के नहीं हुआ है, जल्दी लिखो। फिनिश फास्ट। हो गया, ठीक है। सो आई होप इट्स कंप्लीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वी गॉट दिस फॉर्मूला। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये भी एक न्यू फॉर्मूला है, फर्स्ट टाइम वी आर लुकिंग एट इट। ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम देखा है, बट इस फॉर्मूला का जो रोल है रोटेशन मोशन में, सेम इज द रोल ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सेम है। ये फॉर्मूला जो है इट इज यूजफुल इन ट्रांसलेशन मोशन, सेम रोल इज प्लेड बाय दिस फॉर्मूला इन द रोटेशन मोशन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने देखी होगी ना, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ। हाँ, फिजिक्स में आप 12th स्टैंडर्ड में पहुंच चुके हो, न्यूटन के लॉस तो आने ही चाहिए अभी। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। ये भी वही है, खाली फोर्स का जो रोल है वो टॉर्क प्ले करता है, और P जो है, P इज अ लीनियर मोमेंटम, उसका रोल L प्ले कर रहा है, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको बताती है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो उसका लीनियर मोमेंटम चेंज होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। ये फॉर्मूला बताती है कि जब आप किसी बॉडी पे टॉर्क लगाते हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम L चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क। ठीक है, अब देखो, तो ये फॉर्मूला सिमिलर है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये डिराइव करने के लिए हमने क्या किया था याद है? हमने अज्यूम किया कि आपने पार्टिकल के ऊपर टॉर्क लगाया, टॉर्क से उसका P चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज हुई, L चेंज हुआ, तो हमने अज्यूम किया कि बॉडी पे टॉर्क लग रहा है, ये वो टॉर्क है। नाउ आई एम सेइंग दैट टॉर्क तो जीरो है। नाउ आई एम सेइंग इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। अब मैं बोल रहा हूँ कि टॉर्क जीरो है। अगर टॉर्क जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आप टॉर्क को जीरो सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट दिस टॉर्क एज जीरो, सो यू विल गेट dl by dt equals to जीरो। देखो यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो ना। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? जीरो। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ L अगर जीरो है मतलब L इज कांस्टेंट। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ L इज जीरो मतलब L इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ L का चेंज नहीं हो रहा है, मतलब L कांस्टेंट हुआ ना। ठीक है, तो यही तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इफ एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ सिस्टम इज जीरो, angular momentum of that system remains constant. This we proved, law of conservation of angular momentum. ठीक है, ओके। अभी भी जिनको डिफिकल्ट लग रहा है सर कितना डिफिकल्ट है ये सब, आप डेरिवेशन के स्टेप्स चेक करो, हार्डली 5 या 6 स्टेप्स में आपकी डेरिवेशन हो जाती है। 5 या 6 स्टेप भी आपको लेंदी लगेगा तो कैसे चलेगा? बहुत ही छोटा डेरिवेशन है। L remain constant if torque is zero. And here we develop one new formula also. If torque is acting on a body, torque is responsible for changing the angular momentum. Torque is given by rate of change of angular momentum. मतलब change in angular momentum in every 1 second, change in momentum per second is equal to the torque. ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम है, क्लियर? ये फॉर्मूला हम लोग ट्रांसलेशन मोशन में यूज करते हैं और ये फॉर्मूला रोटेशन में। दैट्स इट। सो आई होप यहाँ तक कंप्लीट हो गया। दिस वाज अ फर्स्ट मेथड ऑफ प्रूविंग दिस फॉर्मूला।
सेकेंड मेथड भी है, बट आई सजेस्ट फर्स्ट मेथड ही आप यूज करो। सेकेंड मेथड में क्विकली दे देता हूँ, बट फर्स्ट मेथड इज बेटर एक्चुअली। सेकेंड मेथड भी बता देता हूँ। सेकेंड मेथड ये है, इफ यू आर हैविंग नॉट अ पार्टिकल बट इफ यू आर हैविंग वन फुल बॉडी, पूरा बॉडी है आपके पास, सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय I into ओमेगा। याद है? ओके, अब सपोज आपने इस बॉडी के ऊपर टॉर्क लगा दिया, जो बॉडी का ये एंगुलर मोमेंटम है, सपोज इफ यू अप्लाई टॉर्क ऑन दिस बॉडी, तो टॉर्क लगाने से पता है बॉडी की स्पीड चेंज होगी, स्पीड्स में चेंजेस आती है, ओमेगा विल चेंज। लेकिन टॉर्क लगाने से आई नहीं चेंज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डजंट चेंज। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, इट डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। टॉर्क लगाने से आई नहीं चेंज होगा, डेफिनेटली ओमेगा लेकिन चेंज होगा, बिकॉज इट्स अ स्पीड। एक्सटर्नल टॉर्क लगाने से स्पीड चेंज हो सकती है, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ, थिंक एक फैन है जो कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा है, इट फैन इज रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। फैन पे आप डंडे से अगर फोर्स लगा दोगे, इफ यू हिट अ फैन विथ अ स्टिक, डंडे से फैन को मारोगे तो फैन की स्पीड थोड़ी देर के लिए बदल जाएगी ना, ठीक है। मतलब जैसे आप इसके ऊपर टॉर्क लगाओगे, ओमेगा विल चेंज। इफ ओमेगा विल चेंज, एल विल आल्सो चेंज। अगर इस फॉर्मूला में मैं बोलूं ओमेगा की वैल्यू चेंज हो गई, तो एल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सो आई कैन टेक डेरिवेटिव, एल एंड ओमेगा आर वेरिएबल्स, सो डेरिवेटिव लेने पे क्या होगा, इट विल बी dl by dt इक्वल I d ओमेगा by dt। I कांस्टेंट माना जाएगा, उसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, d ओमेगा by dt। नाउ एवरीबॉडी रिमेंबर्स व्हाट इज d ओमेगा by dt, change in omega by time, it's alpha। change in angular velocity by time, it's angular acceleration, it's alpha। d omega by dt को अल्फा लिखो into I equal to dl by dt। now anybody remembers what is I alpha? I into alpha क्या होता है? I into alpha, anybody? what is I into alpha equals to? थोड़ा सोच के देखो, I into alpha क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट है, सब राइट आंसर दे रहे हैं, गुड। I into alpha is a torque, हमने डिराइव किया है पहले, तो I into alpha become torque। तो देखो फॉर्मूला फिर से आ गई, टॉर्क इक्वल टू dl by dt। अब आगे बहुत सिंपल है, इफ यू सब्स्टिट्यूट टॉर्क एज जीरो, अगर मैं बोलूं मैं टॉर्क नहीं लगा रहा हूँ, टॉर्क तो जीरो है, dl by dt is zero, dl by dt is zero, L remains constant। ये तो और भी छोटा मेथड है, बट आई सजेस्ट यू फर्स्ट मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मेथड ही करो, गो विद सेकंड मेथड। अपने नॉलेज के लिए लिख सकते हो, बट फर्स्ट मेथड इज मोर करेक्ट एक्चुअली, वो ज्यादा अच्छा मेथड है, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो थ्रू आउट द लेक्चर अगर मैं अभी किसी को भी पूछूं तो आपको ये लॉ आना चाहिए, इफ टॉर्क इज जीरो एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। मैंने अभी तो क्लासरूम ले लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, मैंने ऐसे भी देखा है लास्ट ईयर्स जब होते थे बच्चे, जो स्पेशली लास्ट बेंचेस वगैरह पे बैठते हैं, जिनका ध्यान बिल्कुल नहीं होता है लेक्चर्स में, उनको जब मैं बोलता हूँ कि बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कभी कभी बच्चे ऐसे भी बताते हैं कि सर अगर एंगुलर मोमेंटम ऑन द बॉडी जीरो, द टॉर्क रिमेन कांस्टेंट। आई होप आप ऐसा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, सो आई होप ये लॉ क्लियर है। नाउ आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल्स ऑफ दिस लॉ, इस लॉ के कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ, यू कैन पुट द हेडिंग एग्जांपल्स। जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, देयर आर सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दोस एग्जांपल्स, तो थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट एग्जांपल है बैले डांसिंग। बैले डांसिंग, इसमें ये टी दिख रहा है, टी साइलेंट वर्ड है ऑलमोस्ट, इट्स बैले डांसिंग, ठीक है। इट्स अ फॉर्म ऑफ डांसिंग, कुछ लोगों को ये पता होगा,
एक फॉर्म ऑफ डांसिंग है, इसमें क्या आता है, जो डांसर होता है वो अपने एक टो पर, अपने पैर के एक अंगूठे के ऊपर डांस करते हैं। दे स्टैंड ऑन द वन ऑफ द टोज ऑफ देयर फुट, और उसके ऊपर वो रोटेट करते हैं, डांस करते हैं। इट्स अ वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डांसिंग, बैले डांसिंग बोलते हैं। इसमें डांसर अपने एक पैर के अंगूठे के ऊपर डांस करते हैं, देखा होगा आपने कभी, ठीक है। बैले डांसिंग इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। कैसे, मतलब कैसे बैले डांसिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वो मैं समझा देता हूँ अभी, ठीक है। ये आपने लिख लिया? राइट ऑन द बैले डांसिंग, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू। सी, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ आपके समझने के लिए, बाकी कुछ रीजन नहीं है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम ड्राइंग डायग्राम। सी, ये ग्राउंड है, और ग्राउंड के ऊपर सपोज एक डांसर खड़ी है जो अपने पैर के एक टो पर खड़ी है, ठीक है। सी दिस, नाउ आई एम नॉट सो गुड एट ड्राइंग, लेकिन अभी बनाना ही पड़ेगा। सी, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ आप देखते जाओ। ये इसका दूसरा पैर है जो फोल्डेड है, the hands are also folded, ये डांसर है। आई थिंक डायग्राम ठीक है, लग रहा है कि डांसर है। स्टूडेंट, डायग्राम ठीक है ना, चल जाएगा? इसमें आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन हो रहा होगा कि यस, डांसर है जो अपने एक पैर के अंगूठे पे खड़ी है, ऐसे होता है, ठीक है। आई होप ये डांसर जैसा लग रहा है। चला, अच्छा है, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं हाँ सर लग रहा है। जो स्टूडेंट हंस रहे हैं बैठ के, आप खुद बना के देख लेना, बहुत ज्यादा हंसी आएगी। ठीक है, अब एक काम करो। हाँ, तो ये एक डांसर है, सपोज अपने पैर के एक अंगूठे पे खड़ी है एंड शी इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली। अब सी, आपके लिए ये एक ह्यूमन बीइंग है, यू मे फील सर ये तो एक ह्यूमन बीइंग है, बट एज पर फिजिक्स ये रोटेट होती है, सो इट्स अ रोटेटिंग बॉडी। ये कंटिन्यूअसली अपने चारों बाजू रोटेट होती है। आई एम ड्राइंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन नाउ, सी दिस। Around this particular axis she is rotating. जो ये axis है ना, it will pass through the toe of her feet. ये axis इसके toe से पास होगी। अब इसके अराउंड ये रोटेट कर रही है, ठीक है। इसको कहते हैं बैले डांसिंग। सपोज अराउंड दिस एक्सिस शी इज रोटेटिंग, इस फॉर्म ऑफ डांसिंग को बैले डांसिंग कहते हैं। अब इसमें एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्वेशन लग सकता है वो बता रहा हूं मैं अभी। देखो, अब जब अगर आप ये वीडियोस, अगर वीडियोस में देखोगे ना, बैले डांसिंग के वीडियोस भी अवेलेबल होते हैं यूट्यूब पे। इफ यू लुक एट दिस वीडियोस एंड आई एडवाइस यू, आप देखो वीडियोस यूट्यूब पे बैले डांसिंग से रिलेटेड। आप देखोगे जब ये डांसर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनके देखो हैंड्स फोल्डेड है, अपने हैंड्स फोल्ड करके लेग्स भी फोल्डेड होती है, बहुत तेजी से ये घूमती है, इट रोटेट्स वेरी फास्ट। लेकिन वाइल डांसिंग बीच बीच में ये क्या करते हैं, अपने हाथ स्ट्रेच कर देते हैं। शी ओपन्स हर हैंड्स, जैसे ही अपने हाथ ओपन करती है ना, इसका स्पीड रिड्यूस हो जाता है, रोटेशन का स्पीड अपने आप रिड्यूस हो जाता है, और डांसर का जो फेस वगैरह वो विजिबल हो जाता है। फिर से वो अपने हाथ फोल्ड करती है एंड शी बिकम अगेन फास्ट, बहुत फास्ट हो जाती है। मतलब बैले डांसिंग में स्पीड चेंज होती है जैसे से अपने हाथ फोल्ड और स्ट्रेच करेगी। एज शी फोल्ड द हैंड, स्ट्रेचेस हैंड, स्पीड चेंजेस। ये एक्चुअली में कैसे होता है, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कैसे, देखो अभी, अब इसके पीछे की फिजिक्स थोड़ी बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू यू इट्स अ ह्यूमन बीइंग, बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स ये एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट है, इट्स अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, लेट्स से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1। रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इट्स I1, और क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, सो इसकी जो एंगुलर स्पीड है, इट इज एंगुलर स्पीड इज ω1। ये ω1 स्पीड पे रोटेट कर रही है, इट्स एंगुलर स्पीड इज ω1 मल्टीप्लाई I with ओमेगा, दिस बिकम
एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी, ये इसका एंगुलर मोमेंटम है I1 इंटू ओमेगा 1। अब देखो ये रोटेट कर रही है और ये इसका एंगुलर मोमेंटम है। अब वाइल रोटेटिंग सडनली क्या होता है, शी स्ट्रेचेस हर हैंड्स, ये अपने हाथ ओपन कर देती है कुछ ऐसे, ठीक है, ये इसके विंग्स नहीं है, हाथ है। सपोज ने अपने हाथ ओपन कर दिया ऐसे, ठीक है, शी ओपन्स हर हैंड्स। हाथ ओपन करने से क्या होता है पता है, इफ यू ओपन द हैंड्स the distribution of the particles around the axis will change ना। इसके जो हाथ है, हाथ पहले एक्सिस के नियर थे, अभी जो हाथ है they have gone away from the axis। इससे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। when she opens her hands ना, the moment of inertia get increased, क्योंकि ये बॉडी, इसके जो हैंड्स हैं वो एक्सिस से दूर चले गए, masses have gone away from axis, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है इससे। When she stretches her hands, moment of inertia increases। Let's say moment of inertia increase हुआ, I1 से I2 हो गया, ठीक है, moment of inertia increases from I1 to I2। लेकिन पता एक बार बता, जब इसने अपने hands open किए, when she opens her hands, किसी ने इसके ऊपर बाहर से टॉर्क थोड़ी लगाया, there is no torque acting on her from outside, टॉर्क नहीं लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है, there is no external torque acting on her body। In absence of torque, angular momentum must remain constant। If I1 increases to I2, omega 1 will decrease to omega 2। I increase हुआ, ओमेगा अपने आप को डिक्रीज करेगा, because the product of I omega should remain constant। angular momentum should remain constant ना। तो ये फाइनली जो I omega की प्रोडक्ट होगी, it will be equal to the initial product of I omega, that is product of I omega will be constant। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब वो हाथ स्ट्रेच करती है I increases, ओमेगा डिक्रीजेस, ओमेगा डिक्रीज होने की वजह से she becomes slower, थोड़ा स्लो हो जाती है ये, ठीक है, जैसे ही अपने हाथ स्ट्रेच करती है I increases, ओमेगा डिक्रीजेस, बिकॉज इस डांसर का I ओमेगा प्रोडक्ट शुड रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा है। क्लियर? सो एग्जाम में इसके ऊपर एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूला पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैले डांसिंग। क्लियर? समझा? तो जब वो हाथ ओपन करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, ओमेगा डिक्रीजेस, दैट इज द मेन थिंग। क्लियर विद दिस पॉइंट? ठीक है, आई एम गोइंग विद अ सेकंड एग्जांपल नाउ। सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है कपलिंग ऑफ डिस्क्स। कपलिंग ऑफ डिस्क, ठीक है, कपलिंग ऑफ डिस्क। देखो फैक्ट्रीज में या ऑटोमोबाइल्स में अंदर बहुत सारी मशीनरी होती है। इन द फैक्ट्री देयर आर मेनी मशीन्स। आपकी कार्स वगैरह, कार या बाइक के अंदर भी बहुत सारी मशीनरी होती है। उस मशीनरी में क्या होता है, सपोज आप फैक्ट्री की कोई मशीन ओपन करके देखेंगे, देयर आर मेनी डिस्क्स व्हिच कीप्स ऑन रोटेटिंग। बहुत सारी डिस्क होती है जो घूमती रहती है। थिंक एक डिस्क है जो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रही है, लाइक दिस, ऐसे रोटेट कर रही है। ये जो रॉड है ना जिसके ऊपर ये रोटेट कर रही है, दिस रॉड इज समटाइम्स नोन एज शाफ्ट। इस रॉड को शाफ्ट कहते हैं। ऐसा बहुत सारी मशीनरीज में होता है कि डिस्क शेप के जो व्हील्स हैं, डिस्क शेप व्हील, ये कंटिन्यूअसली घूमते रहते हैं, ठीक है। अब सपोज इसी सेम रॉड के ऊपर एक और डिस्क है, लाइक दिस, वन मोर डिस्क इज देयर। नाउ दिस डिस्क इज आल्सो रोटेटिंग। It may be rotating in the same direction as of this. It may be rotating in the opposite direction also. चलो मैं थोड़ी देर के लिए opposite direction ले लेता हूँ। Suppose rotating in the opposite direction like this. See, दोनों अलग अलग डिस्क हैं। इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I1, इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I2। इट्स अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, और दोनों की स्पीड भी अलग अलग हो सकती है।
लेट्स से इट इज ओमेगा 1 इज ए स्पीड, इसकी स्पीड है ओमेगा 2, ठीक है, ये दोनों है। अब कभी कभी क्या होता है जब फैक्ट्रीज में या कार वगैरह में ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो कभी कभी क्या होता है वाइल वर्किंग ये दोनों डिस्क आपस में क्लब हो जाती है, मतलब हम लोग कुछ ऐसा करते हैं तो ये दोनों डिस्क आपस में कनेक्ट हो जाती है, दे टच ईच अदर। उस जब ये दोनों डिस्क आपस में कनेक्ट हो जाती हैं उसको बोलते हैं कपलिंग ऑफ डिस्क, ठीक है। कनेक्ट हो जाएंगे मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पास में आएंगी और एक दूसरे को चिपक जाएंगी, तो कुछ ऐसा दिखेगा। सी इट विल लुक दिस वे। सी इट, आई थिंक डायग्राम समझ में आ रहा है ना क्या हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं कपलिंग ऑफ डिस्क। जब आप गाड़ी में जो आपकी कार वगैरह होती है उसमें जब आप गियर चेंज करते हैं ना कार का, जैसे आपने कार को सेकंड गियर से थर्ड गियर में डाल दिया, गियर चेंज करने के क्लच दबाना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, तब ऐसा ही कुछ होता है इंजन के अंदर, एक डिस्क दूसरे डिस्क के साथ चिपक जाती है। आयुष दुबे, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये चल रहा है अभी, मैं खाली इतना बता रहा हूँ कि सपोज ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जहाँ पे दो डिस्क हैं, दोनों डिस्क अपने अपने स्पीड से रोटेट हो रही है। सपोज आपने ऐसा कुछ किया कि ये दोनों डिस्क आपस में चिपक गई, दे कम टुगेदर एंड स्टिक टू ईच अदर, तो ऐसा कुछ दिखेगा ना डायग्राम, इसको बोलते हैं कपलिंग ऑफ द डिस्क। डिस्क मिलके एक कपल बन गया। कपलिंग ऑफ द डिस्क मतलब डिस्क आपस में चिपक गई, दे मेक अ कपल। ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा कार्स वगैरह या फैक्ट्रीज वगैरह में होता है। जब आप कार का गियर चेंज करते हो फ्रॉम सेकंड गियर, इफ यू पुट द कार इन द थर्ड गियर, तो कार के अंदर ऐसे ही कुछ डिस्क आपस में चिपक जाती है। ऐसा नॉर्मली मशीन्स फैक्ट्रीज वगैरह में मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं उनको ये पता रहता है। इसको ही आप इन ये जो रोटेटिंग व्हील्स है ना, इनको कभी कभी गियर्स कहा जाता है, ये गियर्स आपस में चिपक जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये रहता है मशीनरीज के अंदर, ऐसा होता है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, थोड़ा दिमाग लगाना, आपको समझ में आ जाएगा। डू यू फील अब ये जो दोनों डिस्क हैं जब आपस में चिपक जाएंगी, दोनों एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगी, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रोटेटिंग विथ अ डिफरेंट स्पीड। इमेजिन दैट एक डिस्क बहुत फास्ट घूम रहा है, दूसरा डिस्क स्लोली घूम रहा है। फास्ट एंड द स्लो डिस्क कम टुगेदर एंड दे टच ईच अदर, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, और थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आफ्टर सम टाइम बोथ ऑफ द डिस्क विल स्टार्ट रोटेटिंग एट अ कॉमन स्पीड। अभी ये जो सिस्टम है वो ओमेगा 1 पे नहीं घूमेगा, ओमेगा 2 पे नहीं घूमेगा, दे विल स्टार्ट मूविंग एट अ सम फाइनल ओमेगा, ठीक है ना। दोनों मिलके एक फाइनल स्पीड पे घूमेंगे, बोथ ऑफ द डिस्क विल रोटेट एट अ कॉमन स्पीड। उस कॉमन स्पीड को मैंने लिखा है ओमेगा एफ, ठीक है। मींस बोथ द डिस्क टुगेदर विल वर्क लाइक अ सिंगल डिस्क, ये दोनों मिलके एक डिस्क की तरह घूमेंगे, और इस एक डिस्क का जो स्पीड होगा वो है ओमेगा एफ। सपोज हमको ये ओमेगा एफ निकालना है, आई वांट टू फाइंड आउट द फाइनल स्पीड, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई किया जा सकता है। कैसे, अभी वो देखो। इमेजिन ये जो दोनों डिस्क है ना, दोनों डिस्क को कंबाइन करके आई एम कंसिडरिंग एज अ सिस्टम। लेट्स से these two discs together forms a system, ठीक है। दोनों डिस्क मिला के एक सिस्टम है, ठीक है। अब पहले पहले आप क्या करेंगे, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज I1 ओमेगा 1, और सेकेंड डिस्क का जो एंगुलर मोमेंटम है इट इज I2 ओमेगा 2, ठीक है। अब देखो, अगर ये दोनों डिस्क ऑपोजिट सेंस में रोटेट हो रही है, सी दिस एरोस, ऑपोजिट सेंस में रोटेट हो रही है ना, तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऑपोजिट सेंस में होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी समझ सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय आई ओमेगा, ओमेगा इज अ वेक्टर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेक्टर नहीं होता है, ओमेगा इज अ वेक्टर, एल इज आल्सो द वेक्टर, एल एंड ओमेगा विल हैव अ सेम डायरेक्शन, ठीक है। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे मिलता है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज फाउंड बाय राइट हैंड थंब रूल, ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन के फर्स्ट वीडियो में बताया था यूट्यूब पे, देख लेना भले। ओमेगा का डायरेक्शन और एल का डायरेक्शन सेम होता है एज पर दिस फॉर्मूला। ओमेगा का डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, ये देखो, ये मेरा राइट हैंड है, इसी दिस ओमेगा, ऐसा ना, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ये हो गया एल का डायरेक्शन और ओमेगा का डायरेक्शन,
इट्स अ डायरेक्शन ऑफ ओमेगा आल्सो एल। और ये व्हील देखो, ये ऐसे घूम रहा है ना, इट्स लाइक दिस, इसका एल इस तरफ है, सी, और फर्स्ट डिस्क का ऐसे, दोनों का एंगुलर मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, हेंस आई विल सबट्रैक्ट हियर। अगर दोनों का एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा। ये क्या है पता है? इट्स अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम है बिफोर कपलिंग, बिफोर कनेक्टिंग देम टुगेदर, ये बिफोर है, ठीक है, बिफोर कपल, ठीक है। अब कपल करने के बाद ये डायग्राम है ना, ठीक है, अब कपल करने के बाद ये डायग्राम है। चलो इसका भी एंगुलर मोमेंटम पहले निकाल लेते हैं, लेट्स फाइंड एंगुलर मोमेंटम। नाउ एक बात बताओ, दिस सिस्टम नाउ इट विल वर्क लाइक अ वन डिस्क और टू सेपरेट डिस्क, ये एक ही डिस्क की तरह काम कर रहा है कि दो अलग अलग डिस्क की तरह? यहाँ पे इज इट दोनों मिलके एक ही डिस्क की तरह काम कर रहे हैं ना, इट्स लाइक वन डिस्क। इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस सिंगल डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट विल बी I1 प्लस I2। यस, वन डिस्क की तरह काम करेंगे ये। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इट इज I1 प्लस I2। इसका I1 है, इसका I2 है, सो थिंक इट्स अ सिंगल डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 प्लस I2। और ये कितनी स्पीड पे घूम रहा है? ओमेगा एफ पे घूम रहा है ना, ओमेगा एफ फाइनल स्पीड, ठीक। तो ये देखो, ये हो गया I इंटू ओमेगा, ये है एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कपलिंग, ठीक है। ये मैंने लिखा एंगुलर मोमेंटम बिफोर कपलिंग, ये है एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कपलिंग। देखो, जब ये दोनों डिस्क आपस में क्लोज आएंगी और एक दूसरे को टच करेंगी, दे विल स्टार्ट टचिंग ईच अदर, तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन भी होगा, दे विल अप्लाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन ईच अदर। जो डिस्क फास्ट है उसको स्लो करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट होगा, और जो स्लो है उसको फास्ट अप करने के लिए फ्रिक्शन एक्ट होगा। तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट होगा, बट फ्रिक्शन विल बी कंसिडर्ड एज ए इंटरनल फोर्स ऑफ दिस सिस्टम। फ्रिक्शन विल बी लाइक ए इंटरनल फोर्स ऑफ दिस सिस्टम, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस सिस्टम, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन इज अ इंटरनल फोर्स। तो क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा है। इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, हेंस आई कैन टेक दिस एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू दिस एंगुलर मोमेंटम। तो इससे हम लोग ओमेगा एफ निकाल सकते हैं ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओमेगा एफ? इट विल बी I1 ओमेगा 1 माइनस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। दोनों डिस्क ऑपोजिट सेंस में रोटेट कर रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे माइनस आया है। ये अगर सेम डायरेक्शन में रोटेट करेंगी तो दोनों का ये एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे प्लस आएगी, ठीक है। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कपलिंग ऑफ डिस्क्स। इस पे न्यूमेरिकल एमसीक्यू बहुत सारे नीट में, जेई में आ चुके हैं, इसके लिए करा दिया, अब आप खुद ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। क्लियर? तो दोनों डिस्क को मिला के आप एक सिस्टम मानो, दोनों डिस्क एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी, दैट इज द इंटरनल मैटर। एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, hence angular momentum of the system, I am saying, it remain constant. Clear है ये? Clear? So I hope ये clear है। ठीक है सर, Let's hope it is clear। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर आपने कहा कि जो डिस्क स्लो है वो फास्ट होगी, सर वो समझ में नहीं आया, फास्ट कैसे होगी? फ्रिक्शन देखो, आप इसको लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आप इमेजिन करोगे एक बहुत फास्ट रोटेटिंग डिस्क है, बहुत तेजी से घूम रही है, और उसके बगल में एक बहुत ही स्लोली रोटेटिंग डिस्क है ना। इमेजिन करो ये चीज पहले, एक बहुत फास्ट घूमने वाली डिस्क है और उसके बगल में एक स्लोली घूमने वाली डिस्क है, दोनों को आपस में टच करा दो तो क्या होगा? फास्ट वाली फास्ट पे घूमती रहेगी और स्लो वाली स्लो पे घूमती रहेगी। क्या होगा दोनों को टच कराने पे? आप ही बताओ। वो दोनों सेम होने की ट्राई करेंगे। हाँ, तो जो फास्ट है उसकी स्पीड कम होगी और जो कम वाली स्पीड है, जो स्लो है, वो फास्ट अप होगी, तभी दोनों एक ही स्पीड पे आएंगे ना। जो फास्ट है वो और फास्ट हो गई, जो स्लो है वो और स्लो हो गई, तो दोनों की कॉमन स्पीड पे कैसे आएंगे? अब कौन सा फोर्स है जो दोनों को एक ही स्पीड पे लाएगा? वो है फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स दोनों को एक ही स्पीड पे ला देगा। इमेजिन करिए जो मेरे दोनों हाथ हैं वो दोनों ऐसे से घूम रहे हैं, इसमें फ्रिक्शन होगा ना,
हाँ तो रोटेटिंग डिस्क के बीच में भी फ्रिक्शन होगा, बट यहाँ पे वो फ्रिक्शन नहीं लेना है क्योंकि वो इंटरनल फोर्स हो गया, एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ सिस्टम विल बी 0। ठीक है, हाँ सर समझा। ठीक है स्टूडेंट, समझा? आई थिंक दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई होप इट इज वेरी क्लियर। मैंने 2 एग्जांपल्स बता दिए, इन दोनों एग्जांपल्स पे न्यूमेरिकल्स कैन बी देयर। ठीक है, तीसरा और एक एग्जांपल है, वन मोर एग्जांपल इज देयर, उस पे हम लोग डायरेक्टली न्यूमेरिकल करके देखते हैं। सी राइट डाउन वन न्यूमेरिकल ऑन दिस। चलो एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं अभी। जिस स्टूडेंट ने कुछ डाउट पूछा अभी मैसेज करके, प्लीज ओपन योर माइक एंड आस्क योर डाउट। ओपन योर माइक एंड आस्क। देखो अभी कोई आंसर नहीं आ रहा है। अभी किसी स्टूडेंट ने डाउट पूछा, माइक ओपन करके पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? हेलो, हाँ बोलो जल्दी। सही है। आफ्टर कपलिंग ये जो दोनों का वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये स्पीड एक जो ही हो जाएगा। नहीं सर, जो अपोजिट सेंस में घूम रहे थे सेम हाँ हो जाएंगे। हाँ, तो जो दोनों का जो फाइनल स्पीड होगा ना, वो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का कोई स्पीड होगा। जैसे दोनों का रोटेटिंग स्पिन अलग था ना, अपोजिट था, दोनों सेम हो जाएगा। हाँ, दोनों अल्टीमेटली एक ही डिस्क की तरह काम करेंगे, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमेंगे। फाइनली वही हो सकता है ना। देखो आप इमेजिन करो, फाइनली कुछ देर के बाद दोनों एक ही स्पीड पे आ जाएंगे। अगर दोनों डिस्क अलग अलग स्पीड पे कैसे घूम सकते हैं फाइनली? कभी आप नहीं देख सकोगे कि 2 डिस्क आपस में चिपकी हुई है और अलग अलग स्पीड पे घूम रही है, ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए स्पीड चेंज होगी और आफ्टर सम टाइम स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, एक ही स्पीड पे दोनों घूमेंगे। मतलब वो दोनों डिस्क एक डिस्क की तरह ही बिहेव करेंगी। दे विल वर्क लाइक अ वन डिस्क रोटेटिंग एट अ वन स्पीड। चलो स्टूडेंट्स, चलो एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। राइट ऑन वन न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में क्या करा रहा हूँ एक्चुअली, ये भी एक एग्जाम्पल ही है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। वन मोर एग्जाम्पल इज, बट ऑन दिस एग्जाम्पल आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग वन न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो राइट ऑन फर्स्ट न्यूमेरिकल। काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू सॉल्व। हाँ, राइट ऑन क्वेश्चन। इफ अर्थ suddenly expands, if earth suddenly expands so that if earth suddenly expands so that its radius become double, so that its radius become double, keeping mass unchanged, keeping mass unchanged, लिखा? then find the duration of one day, then find the duration of one day. ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। आई होप सबने लिख लिया क्वेश्चन, पढ़ लो एक बार। इसमें लिखा है कि सपोज सडनली एक दिन अर्थ एक्सपांड हो गया, अच्छी बात है, अर्थ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा स्पेस मिल जाएगी अर्थ पे। सपोज एक दिन अर्थ एक्सपांड हो गया, ओके, रेडियस डबल हो गया, मास डज नॉट चेंज, मास ऑफ अर्थ उतना ही है, खाली अर्थ एक्सपांड हो गया। तो व्हाट विल बी ड्यूरेशन ऑफ वन डे? ड्यूरेशन ऑफ वन डे मतलब एक दिन जो है, एक पूरा रोटेशन मारने के लिए जो अर्थ को टाइम लगता है, एक जो दिन होगा वो कितने घंटे का होगा? वन डे विल बी ऑफ हाउ मेनी आवर्स? अभी एक दिन है जो 24 घंटे का होता है ना, 24 आवर्स मेक्स वन डे। वहां पे कितने उस एक्सपांड होने के बाद कितने आवर्स का होगा वन डे? अब ये क्वेश्चन कैसा है, ध्यान से देखो। आई एम एक्सप्लेनिंग हियर क्वेश्चन नाउ। सी, इमेजिन ये अर्थ है और ये अर्थ का प्रेजेंट डायग्राम है। प्रेजेंटली अर्थ इज लाइक दिस, इट्स अ प्रेजेंट सिचुएशन। अर्थ आप सबको पता है, अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है लाइक दिस। अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, सब अर्थ की जो ये रोटेशन की स्पीड है, एंगुलर स्पीड जो है वो ओमेगा है। अर्थ रोटेट्स एट ओमेगा स्पीड, और क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है, इट्स अ स्फीयर, इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैं आई लिख देता हूँ, ये आई।
इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज r, डायग्राम में देखो, रेडियस ऑफ अर्थ इज r एंड द मास ऑफ अर्थ इज लेट्स से m। ये देखो सब मैंने डायग्राम में लिख दिया है। अब मैं जिस स्टूडेंट से पूछूंगा वही स्टूडेंट आंसर देगा, ठीक है। हाँ, अनमोल मौर्य अपना माइक ओपन करिए। अनमोल मौर्य। यस सर। हाँ अनमोल, अब एक Yes, बात sir. ये अर्थ है, अर्थ इज लाइक अ सॉलिड स्फीयर, अर्थ सॉलिड स्फीयर है। व्हाट इज द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर? कुछ पता है? व्हाट्स द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर? ये जो एक्सिस है, अबाउट दिस एक्सिस, व्हाट्स द फार्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर? नहीं आ रहा ना? चलो, अनमोल मौर्य को नहीं आ रहा है आंसर। हेलो सर। हाँ बोलो। इतना टाइम नहीं नो लगता। सर, नो आईडिया। हाँ, उस दिन हमने टेबल बनवाई थी। आपने टेबल बनाई थी क्या? बहुत बड़ी टेबल बनाई थी मैंने। सर नहीं था मैं। अच्छा, और आज आराम से मजे से लेक्चर सुन रहे हो? कुछ समझ में आया क्या चल रहा है? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। क्यों नहीं थे उस दिन? घर पे बैठे हो आराम से, फिर भी लेक्चर बंक कर रहे हो। बंक नहीं किया सर, बाहर था। लॉकडाउन में भी बाहर घूम रहा है, ठीक है, चलेगा। अश्विनी तायड़े, अश्विनी तायड़े, ओपन योर माइक। यस सर। अश्विनी। हाँ यस सर। हाँ, ये मैंने जो क्वेश्चन पूछा सुना क्या आपने? हाँ। ठीक है, आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। व्हाट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड जब एक्सिस उसके सेंटर से जाती है? रॉड का याद है? हाँ हाँ, ml²/12। ठीक है, करेक्ट है। और इसका आंसर पता है क्या? व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर? 2/5 mr²। करेक्ट, वेरी गुड। माइक ऑफ करो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से देखो, ये जो अर्थ है ये प्रेजेंट अर्थ है। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई लिखा है मैंने, ओके, और इसका जो स्पीड है उसको मैंने ओमेगा लिखा है, तो मल्टीप्लाई आई एंड ओमेगा, दिस बिकम एंगुलर मोमेंटम। इसमें आई को आप लिखो 2/5 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय 2/5 mr² इनटू ओमेगा, ठीक है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सडनली क्या हुआ, सपोज सडनली वन डे क्या हो गया कि ये अर्थ ऐसे एक्सपांड हो गई, अर्थ बिकम दिस वन। देखो अर्थ एक्सपांड हो गई, अभी भी उसी एक्सिस पे ये रोटेट कर रही है, लेकिन अर्थ एक्सपांड हो गई सो दैट इसका जो रेडियस है, रेडियस इतना हो गया, ठीक है। ये न्यू सिचुएशन है। अब क्या होता है, जैसे ही रेडियस बढ़ गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा। एज इज रेडियस विल इंक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज। लेट्स से अभी अर्थ का जो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज आई डैश। न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैंने आई डैश लिखा है। व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज्ड? बिकॉज रेडियस गॉट इंक्रीज्ड। रेडियस इंक्रीज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन एक बात, जब ये अर्थ ऐसे एक्सपांड हुआ, किसी ने अर्थ के ऊपर टॉर्क थोड़ी लगाया। देयर इज नो टॉर्क एक्टिंग ऑन द अर्थ। क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला गया है कि अर्थ के ऊपर बाहर से फोर्स लगाया हमने, कोई टॉर्क नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रोटेटिंग बॉडी शुड रिमेन कंजर्व्ड। इसलिए क्या होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया गॉट इंक्रीज्ड बिकॉज रेडियस गॉट इंक्रीज्ड। इफ आई इंक्रीज्ड, ओमेगा विल डिक्रीज। सपोज ओमेगा डिक्रीज होके ओमेगा डैश हो गया, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई इंक्रीज्ड, ओमेगा विल डिक्रीज, such that final I omega product will be equal to initial I omega product. I omega product should remain conserved. Angular momentum remains conserved. समझा ये? ठीक है, तो ये फाइनल I, फाइनल ओमेगा, न्यू I, न्यू ओमेगा। तो यहाँ पे देखो ओमेगा चेंज हुआ ना, मैंने क्या बोला, I increased, ओमेगा विल डिक्रीज। ओमेगा क्या है? ओमेगा इसकी रोटेशन की स्पीड है, एंगुलर स्पीड है। स्पीड अगर डिक्रीज हो गई, अर्थ की अगर स्पीड डिक्रीज हो गई, तो अर्थ को ज्यादा टाइम लगेगा अपना एक रोटेशन मारने के लिए। अर्थ की स्पीड कम हो गई तो अर्थ को ज्यादा टाइम लगेगा अपना रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है। तो टाइम उसको 24 आवर्स से ज्यादा लगेगा ना, जितना भी टाइम लगेगा उसको एक रोटेशन मारने के लिए,
उस टाइम को बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ वन डे। 24 घंटे से ज्यादा टाइम लग जाएगा ना अर्थ को, तो हमारा लॉजिक ये है कि आंसर 24 आवर्स से ज्यादा होगा, दैट विल बी द आंसर, मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखो, व्हाट इज दिस आई डैश, इट्स अ न्यू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अभी भी ये न्यू, देखो ये न्यू डायग्राम, इज इट अ स्फीयर ओनली ना, इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी स्फीयर की, 2/5 m रेडियस स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर, लेकिन रेडियस कितना डालेंगे 2r, ये देखो 2/5 mr स्क्वायर और ओमेगा डैश। पहले थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम बोथ साइड्स 2/5 m 2/5 m विल गेट कैंसिल, r स्क्वायर विल आल्सो गेट कैंसिल, आपको खाली बचेगा ओमेगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर होगा 4 ओमेगा डैश। ठीक है, ओके। अब 4 को वहां पास करने की कोई नीड नहीं है, बट अगर मैं 4 को वहां पास करूं तो आपको समझेगा कि ओमेगा डैश इज 1/4 ऑफ ओमेगा, मतलब एंगुलर स्पीड रिड्यूसेस 4 टाइम्स, स्पीड 4 गुना कम हो गई है। लेकिन अभी क्या करो, हमको स्पीड नहीं फाइंड करना है, वी वांट टू फाइंड ड्यूरेशन ऑफ वन डे। वो कैसे करना है देखो, ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2π/t, ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन में भी बताया था। ओमेगा कैन बी रिटन एज 2π/t, ये t दिख रहा है, t is a time period of one circular motion, t is a time period of revolution, ओमेगा को 2π/t लिख सकते हैं इक्वल टू 4, ये ओमेगा डैश इज अ न्यू स्पीड ना, तो न्यू स्पीड को लिखेंगे 2π/न्यू टाइम पीरियड, 2π/न्यू टाइम पीरियड, दोनों साइड से 2π कैंसिल होगा। अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट t डैश इज इक्वल टू 4t। ठीक है, अब ये है प्रेजेंट टाइम पीरियड और ये t डैश है न्यू टाइम पीरियड, t डैश इज अ न्यू टाइम पीरियड, दिस t इज अ प्रेजेंट टाइम पीरियड। प्रेजेंट टाइम पीरियड 24 आवर्स है ना, अभी अर्थ का टाइम पीरियड कितना है रोटेशन का, 24 आवर्स, दिस t विल बी 24 आवर्स, 24 into 4 करो, it is 96 hours, this will be new time period, मतलब अर्थ 96 आवर्स के बाद अपना एक रोटेशन कंप्लीट करेगी इन द न्यू केस, मतलब एक दिन 96 आवर्स का होगा। वन डे विल बी ऑफ 96 आवर्स, कैन यू इमेजिन, 96 आवर्स का वन डे हो जाएगा। ठीक है, मतलब 48 घंटे दिन होगा, 48 घंटे रात होगी। ठीक है, अब इससे क्या क्या होगा वो आप सोचो जाके, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। सो आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस। हाँ, सौरभ रजक बोल रहा है कि बहुत टाइम मिलेगा पढ़ने को कि सोने को, 48 घंटे मिलेंगे सोने के लिए। ठीक है, चलो, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड दिस, थोड़ा समझ के लो। सृष्टि बोल रही है ऐसा दोनों करेंगे ना, पढ़ेंगे भी सोएंगे भी। हाँ बेटा सो जाओ, आराम करो। ठीक है, ठीक है, मुझे पता है कौन कितना पढ़ेगा 48 घंटे में। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक क्लियर है। इसके साथ चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हुआ। इन द नेक्स्ट लेक्चर मोस्टली वी विल डू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मिस मत करना, न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं रोटेशन के। अगले 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, चैप्टर फर्स्ट ऑल्सो। वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल मैं सर्कुलर मोशन की न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, आई विल डू बोथ। इसके लिए क्या करो, यूट्यूब पे अगर आपने सर्कुलर मोशन नहीं देखा है जो मैंने कराया था, बैंकिंग ऑफ रोड्स, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यूट्यूब से सर्कुलर मोशन फिर से देख लेना प्लीज। गेटिंग? ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स।